हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल में। स्टूडेंट्स, आप किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए हमारा चैनल आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हम आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं। वैसे आपको थंबनेल देख के ये पता लग ही गया होगा कि इस लेक्चर में हम आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि जैसे सो दैट कि आपको पता पड़ जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जल का वाष्पीकरण है। तो जल का वाष्पीकरण कैसे होता है? द्रव का वाष्प में परिवर्तन होने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। यह प्रक्रिया ऊष्माशोषी कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया? ऊष्माशोषी। यहाँ पे बी ऑप्शन देखेंगे, ऊष्माशोषी परिवर्तन है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द कोलाइडों से संबंधित नहीं है? जो ब्राउनी गति है वो कोलाइड से संबंधित नहीं होती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसकी अर्ध आयु 480 सेकेंड है, उसका दर नियतांक क्या होगा? सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में कोई भी क्वेश्चन दे, सबसे पहले आपको जो गिवन होता है पहले उसको लिखना होता है। यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू दी है 480 सेकेंड दी है, आपको निकालना है के की वैल्यू। तो के की वैल्यू होती है यहाँ पे के इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। यहाँ पे आप वैल्यू टी हाफ की 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ की वैल्यू 480 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.44 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड इनवर्स। अगर आप ऑप्शन देखें 1.44 इंटू 10⁻³ है, 1.44 इंटू 10⁻³ आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम की तरह किसी ऊष्माशोषी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? तो किसी भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया में उसमें ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है, तो उसकी सक्रियण ऊर्जा जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, ऋणात्मक होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता √3 हो तो इसका विलेयता गुणांक हमको बताना है। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन करना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका कह रहा है यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज +2 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी विलेयता, इसके पास 1 मोल है तो इसकी विलेयता मान लेते हैं S है, और इसके पास 2 मोल है तो इसकी विलेयता 2S है। अब डायरेक्ट विलेयता गुणांक का जो भी फॉर्मूला होता है क्या होता है यहाँ पे KSP होता है इक्वल टू सांद्रता, किसकी सांद्रता? कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज की सांद्रता इनटू हाइड्रोक्साइड की सांद्रता। तो इसकी सांद्रता S है, इसकी सांद्रता 2S है। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा 12√3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साम्य SO2 गैस +1/2 O2, ये भी गैस फॉर्म में है, और SO3 ये रिएक्शन हुआ तथा एक और रिएक्शन है 2SO3, ये भी गैस फॉर्म में है, और ये रिएक्शन होने के बाद 2SO2 ये ब्रेक हो गया प्लस ऑक्सीजन का। ये साम्य स्थिरांक क्रमशः K1 तथा K2 है, K1 तथा K2 के बीच संबंध बताना है। कह रहा है कि इस रिएक्शन का जो साम्य स्थिरांक है वो K1 है और इस रिएक्शन का साम्य स्थिरांक K2 है, तो इन दोनों में हमको रिलेशन बताना है। तो साम्य स्थिरांक का जो होता है K1 इक्वल टू जो उत्पाद में प्रोडक्ट बनता है उसकी सांद्रता SO2, अब इसमें पहले वाले में क्या है? प्रोडक्ट SO3 है उत्पाद में, डिवाइडेड बाई ये अभिकारक में जितनी सांद्रता होती है वो ये, और ये ऑक्सीजन के 2 मोल है तो ये पावर में 1/2। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे एंड फिर K2 का जो है K2 इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे तो इसमें जो उत्पाद बन रहा है वो SO2 बन रहा है। क्या बन रहा है? SO2 बन रहा है, और ये 2 मोल है तो 2 मोल ऊपर आ जाएगा एंड O2 है।
ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई अभिकारक में क्या है, अभिकारक में SO3 है, ठीक है, SO3। अब आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे, आप इन दोनों में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे अगर आप देखें तो K2 इतने की जगह आप K1 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये वाली चीज़ अगर आप देखें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों रिएक्शन में आएगा रिलेशन K2 = 1/K1²। ये रिलेशन आपका आ जाएगा, K2 = 1/K1²। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि 1% कैल्शियम नाइट्रेट विलयन का गलनांक क्या है। तो इसका गलनांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में nth कक्षा की त्रिज्या दी जाती है, किस टाइप से दी जाती है। तो जो nth कक्षा की त्रिज्या होती है Rn = इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट n² h² डिवाइडेड बाई पाई m/e²। ये होती है इसकी nth कक्षा की त्रिज्या। और जो प्रथम कक्षा की अगर त्रिज्या निकालेंगे, यहाँ पे R0 यहाँ पे रख दिया जाता है, और R0 प्रथम कक्षा की त्रिज्या को R0 से और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आ जाएगी आपके पास R0 की वैल्यू आएगी R0 = एप्सिलॉन n की जगह h रख दी, n की जगह 1 रख दिए, एप्सिलॉन h² डिवाइडेड बाई पाई m/e², ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे तो Rn की वैल्यू आ जाएगी R0 × n², यही दोनों में रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही योग में सर्वाधिक क्रियाशील होता है। इसका ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे है ये। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही से मतलब वो कंपाउंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो आप इन सब को अगर आप ब्रेक करके देखेंगे तो सबसे इसमें इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेक कर देंगे, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ CH3 और यहाँ पे है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। तो अगर इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हो जाएगा कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक टालिन अभिकर्मी के साथ सफ़ेद अवक्षेप नहीं देता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है, इसका जो ऑप्शन है जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपके कीटोन्स नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे बी वाला, तो ये आपका ऑप्शन सही है। आपको अगर पता होगा, जैसे कीटोन्स का आप सारे रिएक्शन पढ़े होंगे, कीटोन्स किस किस के साथ रिएक्शन करता है, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अभिक्रिया C6H5CH2CH3 प्लस ब्रोमीन और यहाँ पे एक उत्प्रेरक है, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक उत्पाद बना रहा है जिसका नाम प्रक्रिया P में उत्पाद P होगा। अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो उत्पाद में क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा उत्पाद C6H5CH3 और यहाँ पे आपके आ जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे आपके उत्पाद में क्या बनेगा, देखते हैं। पहला है 1-ब्रोमोफेनिल एथेन कह रहा है, 1 यहाँ पे, ठीक है, 1-ब्रोमोफेनिल एथेन है। दूसरा कह रहा है कि 1-ब्रोमो-2-फेनिल एथेन, पैरा-ब्रोमो एथिल बेंजीन, आर्थो-ब्रोमो एथिल बेंजीन। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, 1-ब्रोमो-1-फेनिल एथेन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि आर्लान का एकलक है। आर्लान किसका
आर्लान का एकलक क्या है? आर्लान का एकलक है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl2 Cl है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको सबकी डेफिनेशन और सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए, सारे रिएक्शन आपको लर्न होने चाहिए। लर्न क्या, वो सब आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जलीय विलयन में एलिफैटिक एमिनो की क्षारकता का क्रम। तो जो एमीन की क्षारकता होती है वो इस तरह से होती है, ये होती है CH3NH2, ठीक है। और उसके बाद होती है CH3 का ट्वाइस NH, उसके बाद होती है CH3 का थ्राइस और NH। तो अगर आप इसकी डिग्री देखेंगे तो ये 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, ये आर्डर होता है एमीन का। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन हमारे पास कह रहे कि स्टार्च निम्न के साथ अभिकृत होकर माल्टोज में परिवर्तित हो। किसके साथ अभिक्रिया करके जो स्टार्च है वो किसके साथ अभिक्रिया करके माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है? तो यहाँ पे जो डायस्टेस है, स्टार्च डायस्टेस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक आसानी से नाइट्रीकृत होगा? तो जिसमें जैसे फिनॉल में OH समूह प्रबल सक्रियात्मक है, अतः यह शीघ्रता से नाइट्रीकृत हो जाएगा। तो जिसमें फिनॉल में आप देखेंगे, इसमें तो फिनॉल है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सी ऑप्शन C6H5, यहाँ पे फिनॉल का दिख रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये CH3CHO, इसकी उपस्थिति में ये कुछ उत्पाद बन रहा है, तो बोल रहा है कि उत्पाद क्या बनेगा। तो अगर आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा CH3C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड COOH, और यहाँ पे होता है OH, और यहाँ पे आ जाएगा OH। ये आप जब रिएक्शन कराएंगे आपको रिएक्शन के सारे वो टर्म्स कंडीशंस वो सब आपको पता होनी चाहिए कि जैसे, तो यहाँ पे हमारा उत्पाद ये बनेगा, तो ये एक लैक्टिक एसिड है। तो अब आपको ये पता करना है कि लैक्टिक एसिड, यहाँ पे ये देखिए ये तो लैक्टिक एसिड है, तो कौन सा लैक्टिक एसिड है, ठीक है। इसमें तो सभी लैक्टिक एसिड दिया है, कह रहा है डी लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड, DL लैक्टिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सिड प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। तो इसमें जो इस साइड अगर ये COOH ग्रुप है तो ये होता है डी लैक्टिक एसिड, सॉरी हाँ, इधर होता है तो ये होता है एल लैक्टिक एसिड, और इधर होता है तो वो डी लैक्टिक एसिड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहे कि अधोलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिज़ारो अभिक्रिया नहीं करेगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है। कैनिज़ारो रिएक्शन जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, तो आप देखेंगे कि इसमें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो ग्रुप है, ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और उससे जस्ट अटैच जो हाइड्रोजन होता है तो उसको कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पहले में देखेंगे तो अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, ठीक है। ये CHO ग्रुप है, इसके बाद कोई कार्बन नहीं है। फिर उसके बाद आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये CHO है और यहाँ पे ये अल्फ़ा है, तो इसके साथ ये अटैच है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे इसकी भी चारों वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन तो बचा ही नहीं। इसी तरह से सेम सी वाले में भी है। अगर आप डी वाले में देखेंगे तो CHO के बाद ये CH2 है, तो CH2 में आप देखेंगे तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा कैनिज़ारो रिएक्शन, इसमें हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चला अवयवता प्रदर्शित नहीं करेगा? ध्यान दीजिएगा, आपको क्या कह रहा है कि चला अवयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो चला अवयवता में सबसे जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वही चला अवयवता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु जिसमें होते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन, ए वाले में अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु आपका नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो ये आपको ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से आज हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पे आधारित है, तो ये सब क्वेश्चंस आपके कॉमनली पूछ ही लिए जाते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ ये आइडिया दी है एक कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको यही क्वेश्चन नहीं याद करके नहीं जानिए, यही क्वेश्चन सिर्फ नहीं देखने, इसके बेस पे मतलब इस बेस पे जैसे यहाँ पे पूछ दिया कि ये सब, तो इस बेस पे आप और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आपसे ईजिली हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही 20 क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सो दैट कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।